नमस्कार। प्रेम से बोलो सत्य बहुमत। आपका स्वागत है लोकतंत्र पर चर्चा करने के लिए। हम नियमित रूप से आपके पास आते हैं और विषय विषय समसामयिक होता है। आज का जिस विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं वो है कि क्या विपक्ष लोकतंत्र को बचा लेगा। ये क्यों चर्चा कर रहे हैं? ये इसलिए कि आज देश में एक के बाद एक घटनाएं ऐसी घट रही हैं जो हमारे डेमोक्रेटिक ताने बाने पर, उसके अक्षुण्ण रहने पर, उसके बने रहने पर सवाल खड़े करती है। और आज राहुल गांधी के इर्द गिर्द बहस घूम रही है कि राहुल गांधी की सांसदी चली गई, न्यायिक प्रक्रिया से गई और उसके बाद संसदीय जो सिस्टम है उसने एक दिन इंतजार किए बगैर उनकी सांसदी ले ली और उसके एक दिन बाद उनको क्वार्टर से खाली करने का निर्देश जारी कर दिया। चर्चा तो इस बात की भी होनी चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने बिल्किस बानो मामले में जिन बलात्कारी और हत्यारों को रिहा किया गया था उस पर गुजरात सरकार, केंद्र सरकार सबको नोटिस जारी किया गया है और कहा है कि हम भावना से नहीं, कानून से के नजरिए से काम करेंगे। वह भी एक बड़ा सवाल है कि कैसे किसी बलात्कारी और हत्यारे को आ, अच्छे आचरण वाला बता करके छोड़ दिया जाता है। और पूरी इसकी कहानी है, आप सबको पता भी है, लेकिन एक के बाद एक ऐसी घटनाएं घटी। आज इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ प्रबुद्ध लोगों का पैनल जुड़ा हुआ है। हम आपको रूबरू कराते हैं। हमारे साथ जुड़े हैं सत्यदेव बहुमत पार्टी के नेता सत्यदेव चौधरी जी, जो डेमोक्रेसी के झंडा बरदार हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सम्मानित सत्यदेव चौधरी जी। हमारे साथ जुड़े हैं नीरज कुमार जी। नीरज कुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सामाजिक कार्यकर्ता हैं, लोकतंत्र के पहरेदार हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। हमारे साथ जुड़े हैं बिलाल खान साहब। बिलाल खान साहब को भी हमारा बहुत बहुत आदाब, नमस्कार, वेलकम। हमारे साथ जुड़ रहे हैं सीपीआई के और वामपंथी समझ की को प्रतिनिधित्व देने वाले विवेक श्रीवास्तव जी। आप लोकतंत्र के प्रहरी हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस प्लेटफॉर्म पर। सबसे पहले बात मैं नीरज कुमार जी से शुरू करना चाहता हूं। नीरज कुमार जी, आप नॉन पॉलिटिकल व्यक्ति हैं, आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं और आप देख रहे हैं कि किस तरीके से डेमोक्रेसी हमारे हाथ से छिटकती हुई नजर आ रही है। लगता है भी डेमोक्रेसी और नहीं भी है डेमोक्रेसी। तात्कालिक कारणों के परिप्रेक्ष्य में मूल कारण पर हम आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप अपनी बात रखेंगे। जी नीरज जी। हाँ, देखिए प्रेम जी, मैं स्टार्ट करूंगा कबीर जी के एक दोहे से। अतिका वला जी न बोलना, अतकी वली न चूप, अतकी वली न बरसना, अतकी वली न धूप। किसी भी लोकतंत्र जी में जब सरकार की तरफ से अति हो जाती है, वो जी लगातार दबाने की कोशिश करते हैं लोगों की विचारधाराओं को, बाकी विचारधाराओं को। बाकी लोगों को नहीं सुनना चाहते हैं, सिर्फ अपना एजेंडा थोपना चाहते हैं। तो एक समय ऐसा आता है कि जब वो बर्दाश्त करने की हद हो जाती है, अति हो जाती है। अब मुद्दा यह है कि क्या लोकतंत्र बचेगा? मतलब यह है सीधा सीधा, क्या 2024 में सरकार बदल पाएगी, या कम से कम ऐसा कुछ हो जाएगा कि सबका प्रतिनिधित्व आ जाए? वो हो सकता है, वो होगा। अभी थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मुझे बहुत आशा है होगा। और उसके सबसे जो मेन कारण है वो खुद सरकार है। जब से ये सरकार आई है, पहली बार ऐसा हुआ है कि ये सरकार पैनिक मोड में दिख रही है। और कोई भी सरकार बदलने के लिए जरूरी है कि सरकार गलतियां करे। अब सरकार ने गलतियां करना स्टार्ट कर दिया है। जब से अडानी का मुद्दा राहुल गांधी ने उठाया है, ये लगातार पब्लिक के विचार विमर्श में आ रहा है, लोग डिस्कस कर रहे हैं। अब सरकार डर गई। सरकार डरने के बाद लगातार वाद संवाद को रोकने की कोशिश कर रही है। सबसे पहले उन्होंने शुरू किया संसद से। संसद में सबसे पहले राहुल गांधी को रोका गया।
संसद पहली बार ऐसा हुआ है, ये कीर्तिमान है कि सत्ता पक्ष ने संसद नहीं चलनी थी। अब देखिए, जी जब कीर्तिमान सरकार से शुरू हुआ है तो ये आगे बढ़ता जा रहा है। पहले संसद में रोका गया, फिर इसको मेन स्ट्रीम मीडिया में रोका गया, और मेन स्ट्रीम मीडिया ने भी कल परसों एक नया कीर्तिमान बनाया गिरने का। वो कैसे बनाया? एक मुजरिम जिसको सिर्फ एक जेल से दूसरी जेल तक ले जाया जा रहा है, इस छोटी सी घटना को रोज कितने हजारों मुजरिम यहाँ से वहां किए जाते हैं, कोर्ट में सुनवाई होती है, वहां पहुंचाया जाता है, एक रूटीन का काम है। इस काम को इतना बड़ा इवेंट बनाया गया कि पूरी मीडिया उसके पीछे 24 घंटे कैमरे चला रही है। और कल पहली बार इतना ज्यादा पतन हुआ मीडिया का कि एक अपराधी सड़क पे बेचारा बैठ उतर के जब वो मूत्र कर रहा है तो उसका लाइव टेलीकास्ट हो रहा है। इससे ये पता लगता है कि मीडिया भी और सरकार भी दोनों ने अब ये सोचना शुरू कर दिया है कि जो आम जनमानस है उन्होंने अपनी सोचने समझने की शक्ति खो दी है। वो जो भी बोलेंगे आम जनता वो ले लेगी, ऐसा नहीं है। अब जनता ने सोचना शुरू किया है। होता क्या है कि जब जी एक बार आप कोई बात बता रहे हैं तो आपका एक ट्रस्ट फैक्टर होता है। सरकार अपना ट्रस्ट फैक्टर खोती जा रही है, और एक बार ट्रस्ट जाएगा तो लोग क्या करेंगे, आम जनता क्या करेगी, उस फैक्ट को जो वो दे रहे हैं उसको क्रॉस चेक करेंगे। अभी तक ऐसा नहीं हो रहा जी था। जो व्हाट्सएप पे आ गया, पब्लिक ने मान लिया, लोगों ने मान लिया उसको एज इट इज सत्य। अब ऐसा नहीं है। अडानी मुद्दे के बाद जी ये इतना बड़ा मुद्दा है कि अब लोगों ने ये मानना शुरू कर लिया है कि हमको भी फैक्ट चेक करना चाहिए। लोग जाके अब चेक कर रहे हैं, और जब चेक करते हैं जाकर तब पता लगता है कि उनके साथ धोखा हो। इस तरह से लगातार जो उन्हें गलत सूचनाएं मिल रही हैं, गलत बात दी जा रही है, सरकार अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है। अब जाके ये आम विमर्श बन गया है। अब मुझे लगता है कि ये एक है सरकार की तरफ से। दूसरा जो है कारण, वो विपक्ष की तरफ लगता है। विपक्ष ने पहली बार एकजुट होना स्टार्ट हुआ है, सब एक साथ दिख रहे हैं। कल जो एक बड़ी घटना है, ब्लैक डे मना रहे हैं, सब लोग एक मैसेज से दे रहे हैं। तो मुझे अब ऐसा लगता है कि अडानी मुद्दा इस सरकार से चिपक जाएगा, और एक बार चिपक गया तो लगातार सरकार की भरोसा गिरता चला जाएगा। जी जी नीरज जी, आपने वर्तमान परिस्थितियों को और उसके आलोक में जनता की उस बेचैनी को जो विपक्ष के माध्यम से सरकार बदलने के लिए एक तैयार हो रही है उसको रखा है। लेकिन हमारा प्रश्न यहाँ ये है, मैं आता हूँ सत्यदेव चौधरी साहब के पास इस सवाल के साथ कि सरकार बदल भी जाए तो क्या जो लोकतंत्र पर जो लगातार चोट पड़ रही है, अभिव्यक्ति की आजादी खतरे में है, विपक्ष को कुचला जा रहा है, संवैधानिक संस्थाओं का अपहरण हो रहा है, ये तमाम चीजें हैं, लेकिन ये क्यों है? अगर रूट काउज में जाए तो आप ये प्लीज बताएं हमारे दर्शकों को कि ये सरकार बदल भी जाएगी तो क्या चीजें बदल जाएंगी? क्या पहले सरकारें नहीं बदली? सरकारें तो पहले भी बदली है, सरकारें आज भी बदल रही हैं, तो क्या परिस्थिति बदलेगी? जी धन्यवाद प्रेम जी। इसका सीधा सीधा अर्थ ये है कि ना तो लोकतंत्र पहले था, ना लोकतंत्र आज है, और यदि यही राजनीति रही तो ना लोकतंत्र कभी भविष्य में होगा। अब लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र कोई ऐसी आसमान से टपकी हुई चीज तो है नहीं कि जो हमने जैसा लोकतंत्र स्वीकार किया हुआ है उसी का परिणाम आज हम भुगत रहे हैं। जैसा लोकतंत्र हमने जैसी राजनीतिक व्यवस्था बनाई उसके अंदर जैसा लोकतंत्र मिलना चाहिए था वैसा हमारे को मिल रहा है। तो लोकतंत्र तो देखिए एक कोई ऐसी चीज नहीं है, जो हमने लोकतंत्र बनाया वही तो मिल रहा है ना। अब लोकतंत्र क्या है? जिस राजनीतिक व्यवस्था में बहुमत का फैसला नहीं, चुनाव निष्पक्ष नहीं होते, भेदभाव, पक्षपात होता है, तो आज खाली आप एक आज सत्ताधारी उसका लोकतंत्र लोकतंत्र का बोल रहे हैं जी कि लोकतंत्र है लोकतंत्र है, और विपक्ष वाले कहते हैं जी कि हाँ, आज लोकतंत्र नहीं कल है। बुलाया मैंने उनको, कल मैं एक लाइव चैनल पे हूँ, कल कल आएंगे मेरे पास। जी जी चौधरी साहब जी, तो लोकतंत्र तो देखिए एक ऐसा अनुभव करने वाली बात है ना। लोकतंत्र क्या चीज है? आप खाली एक लोकतंत्र लोकतंत्र का बात करेंगे तो इससे तो लोकतंत्र नहीं बनेगा। लोकतंत्र एक कोई ऐसा नाम थोड़ी है
कि भी लोकतंत्र अपना नाम रख दो और लोकतंत्र हो गया। इस तरह से तो लोकतंत्र नहीं होगा। लोकतंत्र के लिए तो एक राजनीतिक व्यवस्था होनी चाहिए जिसमें निष्पक्ष चुनाव हो, जिसमें बहुमत का फैसला हो और भेदभाव ना हो, पक्षपात ना हो, एक एक मतदाता की उसमें सुनवाई हो, उसका महत्व हो, उसका प्रभाव हो उस राजनीतिक व्यवस्था के अंदर, तो लोकतंत्र माना जाएगा ना। ऐसे लोकतंत्र कैसे जी बन जाएगा? जी आज मान लो आप सत्ता का परिवर्तन कर भी दो, सत्ता का परिवर्तन तो पहले 75 बहुत सारी हो चुका है, तो होने के बाद में फिर अभी तक हम लोकतंत्र का ही रोना रो रहे हैं कि लोकतंत्र नहीं है, लोकतंत्र नहीं है, लोकतंत्र समाप्त हो गया। तो जैसा लोकतंत्र पहले था वैसा लोकतंत्र तो आज भी है। जिस लोकतंत्र में हम पहले सरकारें बनाते थे, आज भी सरकार बना रहे हैं। जैसे हम पहले चुनाव करवाते थे, आज भी चुनाव करवा रहे हैं। और परिवर्तन भी हम 75 सालों में बहुत बारी देख चुके, कितनी बारी परिवर्तन हो चुका, फिर भी लोकतंत्र नहीं जी आता। तो हमें इस बात को समझना पड़ेगा कि लोकतंत्र हमारे व्यवस्था के अंदर क्यों नहीं था, क्यों नहीं है और कैसे होगा। इस बात के ऊपर विचार करिए। जी प्रेम जी। जी जी मैं विवेक श्रीवास्तव जी के पास आना चाहता हूँ। विवेक श्रीवास्तव जी, आपने दोनों को सुना। नीरज जी ने जो बताया वर्तमान सूरत हाल, उसके हिसाब से निश्चित रूप से हमारे देश में लोकतंत्र जो है लगातार उसका क्षरण हो रहा है, उसमें गिरावट आती चली गई है। पहले से और खराब। हम जनता सरकार उम्मीदों के साथ बदलती है, लेकिन नई सरकार आती है तो डेमोक्रेटिक ताना बाना और बुरे अवस्था में होता है। ये लगातार चला जा रहा है। तो विवेक जी, क्या लगता है खराबी कहाँ है? सिस्टम को कहाँ ठीक किया जाए? कैसे डेमोक्रेसी जिम्मेदार होगी? कैसे पॉलिटिकल पार्टी जो सत्ता में बदल करके आएगी, जनता बदलेगी जिनको, वो जिम्मेदार होंगे? जी हाँ, इसमें दो चीजें हैं। देखिए, एक चीज है कि सिस्टम आप जितना मर्जी सुधार लीजिए, लेकिन अगर नियत आपकी अच्छी नहीं है तो आप कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे। लोकपाल के लिए हमने एक बड़ा आंदोलन किया था इस देश के अंदर, दिल्ली शहर में रामलीला मैदान में, अक्रॉस दी पार्टी लाइन, अक्रॉस दी सेक्शंस ऑफ सोसाइटी हम लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। और ऐसा सोचा गया था कि अगर लोकपाल आएगा, एक इंस्टीट्यूशन बनेगा, तो शायद देश की राजनीति सुधरेगी और शायद कुछ बदलाव आएंगे। जिसने आंदोलन किया था उनकी सरकार भी बनी, लेकिन दो चीजें हुई। मुख्यमंत्री गुजरात ने 5 साल तक गवर्नर के कहने के बाद भी लोकपाल को गुजरात में नियुक्त नहीं किया। दिल्ली में केजरीवाल साहब आए तो भी एक कॉस्मेटिक मेजर रहा। तो सत्ता आ गई थी लेकिन नियत साफ नहीं थी। तो दो चीजें होती हैं, एक होता है कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस को ब्रिंग अबाउट करें, सिस्टमैटिक चेंजेस को ब्रिंग अबाउट करें कॉन्स्टिट्यूशन में, लॉज में, प्रोसेसेस में, कंट्री के इंस्टीट्यूट। तो एक तो ये चीज हो जाती है, और दूसरी चीज हो जाती है हाउ टू एनफोर्स द लॉ। हमारे देश का लॉ एनफोर्समेंट का जो एक ट्रैक रिकॉर्ड है वो भी कोई खास अच्छा नहीं रहा है। तो इसमें मैं सिर्फ नरेंद्र मोदी या फिर मैं बीजेपी को ही नहीं गिल्टी करार करूंगा। बेसिक कल्चर ऑफ द कंट्री हैज नॉट बीन वेरी गुड। आप एक छोटे से ट्रैफिक पुलिसमैन से लेकर के रेलवे टिकट कलेक्टर से लेकर के सरकारी स्कूल से टीचर हो गया, हमारे वकीलों का ट्रैक रिकॉर्ड हो गया, सिविल सर्वेंट का ट्रैक रिकॉर्ड हो गया। तो ये कोई इतना अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है। लॉज तो बने हुए हैं, आपके सारे क्रिमिनल लॉज इन प्लेस हैं, बट पीपल हैव नॉट परफॉर्म। दिस इज वन पार्ट। हाउएवर, हाँ, ये जरूर है कि अगर हम किसी भी तरीके से जो इलेक्शन प्रोसेस है देश का, उसके अंदर रिफॉर्म्स लाते हैं। टीएन शेषन ने शुरुआत करी थी जब उन्होंने कहा था, आई एम नॉट द इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आई एम द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। और ये एक बहुत बड़ा मैसेज था जिससे इलेक्टोरल रिफॉर्म की शुरुआत हुई थी। तो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हमें लाने की जरूरत है। द वे यू इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव्स, उसमें कितने लोग वोट डालेंगे, वोट परसेंटेजेस के हिसाब से किन पार्टियों को कितना रिप्रेजेंटेशन मिले, कॉल बैक, अगर एक आदमी परफॉर्म नहीं कर पा रहा है तो उसका कॉल बैक हो गया। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, इनको मेरे ख्याल से अगर हम लागू करें, इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें तो चेंजेस जरूर आ सकते हैं। लेकिन इसके लिए सारे पॉलिटिकल पार्टीज में आपको कंसेंसस बनाना पड़ेगा। नंबर 1, आपको नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को, सिविल राइट मूवमेंट को लाना पड़ेगा, क्योंकि सत्ताधारी कोई भी पार्टी तैयार नहीं, कोई भी सत्ताधारी पार्टी जो है वो तैयार नहीं है कि इस तरह का चेंज एक लेकर के आए, क्योंकि दे आर वेरी कंफर्टेबल विद द प्रेजेंट सिस्टम, जिसको वो एक्सप्लॉइट करके कोई ना कोई पार्टी बार बार सत्ता में आ रही है। तो ये कुछ चीजें हैं। तो आंदोलन की जरूरत है। अगर आप चाहते हैं कि आपको एक चेंज सिस्टम के अंदर लाना है, तो देन यू हैव टू गो फॉर a very big agitation,
यू हैव टू फाइट अगेंस्ट ऑलमोस्ट ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज। एक बड़ा सिविल राइट्स और पब्लिक का मूवमेंट आपको बनाना पड़ेगा, उसके बाद ही आप मेरे ख्याल से कोई चेंज ला सकते हो। मैं यही कहना चाहूंगा। जी 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 विवेक जी, इससे पहले कि मैं बिलाल खान साहब के पास पहुंचूं, सत्यदेव चौधरी साहब कुछ हस्तक्षेप करना चाह रहे, उनकी बात ले लेते हैं। जी चौधरी साहब। मैं आपसे, देखिए आपने जो भी बातें बोली मैं उनसे सहमत हूँ, लेकिन इन सारी नीयत को ठीक होगी कैसे ये? एक सबसे पहले हम इस बहुमत का फैसला क्यों नहीं कर लेते? अन्य सारी बातों की चर्चा करने से पहले, जब आज जैसे बहुमत से हमने 75 सालों से सरकारें बनाई, क्या ये कारण नहीं है इस लोकतंत्र को समाप्त करने का? क्या गठबंधन की भ्रष्ट राजनीति से लोकतंत्र बनेगा? नहीं, बिल्कुल मैं आपसे गठबंधन एग्री करता हूँ। मैं आपको गठबंधन आपकी की बात मैं इसी सवाल को नहीं है। लेकर के विवेक जी, मैं इसी सवाल को लेकर के बिलाल खान साहब के पास आता हूँ कि ये जो डेमोक्रेसी चल रही, सत्यदेव चौधरी जी ये सवाल उठा रहे हैं कि हमारी डेमोक्रेसी वास्तव में जनता के बहुमत पर आधारित नहीं है और कई इसकी विकृतियां हैं, विसंगतियां हैं। नतीजा ये है कि सांसदों की खरीद फरोख्त से सरकार बन जाती है, तरह तरह के गठबंधन होते हैं। इवन संविधान में नहीं लिखा हुआ है कि सरकार कैसे बनेगी। राष्ट्रपति अपने डिस्क्रेशन से, अपने विवेकाधिकार से कभी बड़ी पार्टी को बुला लेते हैं, कभी गठबंधन को बुला लेते हैं और कहते हैं ये परंपरा है, ये ट्रेडिशन है। राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं, अपॉइंट करते हैं। अपॉइंटमेंट कोई डेमोक्रेटिक प्रोसेस तो ऐसे भी नहीं है। क्या कहेंगे बिलाल साहब? देखिए प्रेम कुमार जी, बिल्कुल मैं सत्यदेव चौधरी साहब की बात से बिल्कुल सहमत हूँ। देखिए जिस तरीके से लोकतंत्र का मजाक बनाया जाता है, और देखा होगा आपने मध्य प्रदेश के अंदर क्या मजाक उड़ाया गया, गोवा के अंदर क्या मजाक उड़ाया गया। पार्टी चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो या अदर पार्टीज हो, सत्ता मिलती है किसी और पार्टी को, जोड़ तोड़ के, बेच के, उनको खरीद के और अपनी सरकार बनाने का काम करते हैं। तो इसमें लोकतंत्र का मजाक उड़ाया जा रहा है। जो जनता ने बहुमत दिया उसका मजाक उड़ाने का काम ये लोग करते हैं। और हमेशा हमने देखा है, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, ये जोड़ तोड़ की राजनीति कर कर देश का लोकतंत्र का मजाक उड़ाते हैं। क्योंकि जनता जो होती है वो जिसको चुनना चाहती है वो नहीं चुना जाता, वो फिर पैसों में आ जाते हैं। वो खरीद फरोख्त जो होती है वो अपनी पावर्स का यूज करते हैं, चाहे वो बड़े बड़े लीडर्स हों, वो अपनी पावर दिखाते हैं, अपना पैसा दिखाकर उनको खरीद कर लोकतंत्र का मजाक उड़ाने का काम करते हैं। इसी भारत देश के अंदर हमने देखा है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ती है। और सुनिए, आज ऐसी स्थिति आ चुकी है कि देश के अंदर गुजरात में जिस तरीके से हमारी बहन बिल्किस बानो के साथ बलात्कार हुआ, उसके पूरे परिवार को खत्म कर दिया गया और उन लोगों को जो अपराधी थे ये कहकर छोड़ दिया जाता है इनका स्वभाव अच्छा था। उसके बावजूद परसों या तरसों की घटना है, लोकसभा के एमपी और उनके विधायक, भारतीय जनता पार्टी के विधायक जो उनके साथ मंच शेयर करते हैं और उनको जो है सम्मानित करने का काम करते हैं। तो ये क्या मैसेज दिया जा रहा है कि देश के अंदर लोकतंत्र बचा है, नहीं बचा है। बलात्कारियों को सम्मान दिया जा रहा है और जो वाकई में देशभक्त हैं उनको जेलों में डाला जा रहा है। आज ये लोकतंत्र का मजाक उड़ाया जा रहा है। हम ये कह रहे हैं, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, अगर वाकई में देश के लोगों की फिक्र होती, देश के लोगों के काम की फिक्र होती, या जो सरकारें बन रही हैं तो वो ये काम नहीं करते, ऐसे लोगों को, दोषियों को सम्मान करने का काम नहीं करते। और आज राजनीति इस तरीके से हो गई है कि हमें लगता ही नहीं कि देश के अंदर लोकतंत्र है। जो आज सत्ता में बैठे हुए लोग हैं या विपक्ष में बैठे हुए लोग हैं, वही लोकतंत्र का मजाक उड़ाते हैं। उनके बयानात देख लीजिए, सरकार में बैठे हुए लोग हैं 80-20 की बात कर रहे हैं, सरकार में बैठे हुए लोग हैं रामजादे हरामजादे की बात करके देश में माहौल खराब करने का काम कर रहे हैं। चाहे वो केंद्रीय मंत्री हो, देश के गद्दारों को डैश 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 ये बात की जा रही है। चाहे वो कपिल मिश्रा हो, लगातार वही कि 15 मिनट यहाँ से चले जाएगा, ये हो जाएगा, फिर दिल्ली दंगा हो जाता है। चाहे वो विपक्षी हो या फिर सत्ता पार्टी के हों, उनको जनता से कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि अगर सुनिए, विपक्ष सवाल उठाता है तो क्यों नहीं उसको जवाब देने का मौका दिया जाता है। संसद के अंदर बार बार आवाज दबाई जाती है। चाहे राहुल गांधी ने सवाल उठा लिया अडानी के ऊपर तो उसको, संसद को म्यूट कर दिया जाता है। हमने पहली बार देखा है संसद म्यूट हुआ है और उसके बावजूद वो सवाल उठाने का काम किया जा रहा है। चाहे रोडों पर सवाल उठा लो, चाहे वो कोई भी एमपी हो, राहुल गांधी लगातार सवाल उठा रहे थे। अब जो है सूरत से गई आ गया, 2 साल के लिए उनको जो है उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई। अब उनका घर छीनने की बात करती जा रही है। अगर
वाकई में जी, विपक्ष को सुनना बिलाल होता। जी, आप अगर क्या अडानी पर आपको सवाल पूछना है, जी जी, अडानी पर आपको सवाल का जवाब नहीं देना है तो डायरेक्ट मना कर दीजिए कि हम जवाब नहीं देंगे। ये क्या करने की जरूरत है? चाहे वो कोई सा भी एमपी हो, कोई सी भी पार्टी का से ताल्लुक रखने वाला हो, सरकार की जिम्मेदारी बनती है, अगर उससे विपक्ष सवाल करता है तो उसको आंसर देने की जिम्मेदारी चाहे पार्लियामेंट के अंदर हो, चाहे वो बाहर हो। और हमारे देश का नेशनल मीडिया जो चौथा स्तंभ है हमारे देश के अंदर, वो ही मजाक बन के रह गया। इस तरीके की खबरें आज देख, किस तरीके से हमारे भाई ने, नीरज भाई ने बताया कि क्या वो खबरें चलाई जा रही हैं, एक अपराधी को दिखाया जा रहा है 24-24 घंटे, और वो लाइव टेलीकास्ट किया जा रहा है कि वो बीच में रुके और इस तरीके से लाइव टेलीकास्ट कर दिया कि पी पास कर रहे हैं, वो सारी चल रही है आज न्यूज में। तो वो मजाक अपना खुद उड़वा रहे हैं। जी, तो हम यही कहना चाह रहे हैं जी, प्रेम जी, बिलाल जी, लोकतंत्र को बचाने के लिए ऐसे लोगों को सामने आना पड़ेगा जो वाकई में देश से मोहब्बत करते हैं, देश के साथ खड़े हैं हर मुद्दे पर। जी। बिलाल जी, लोकतंत्र को सामने आना पड़ेगा। मैं नीरज कुमार जी के पास एक बार फिर आता हूँ कि जो सारी परिस्थितियां हैं बेचैन करने वाली हैं, आपको बेचैन करती है, हमें बेचैन करती है, आम जनता को बेचैन करती है, हर उन लोगों को बेचैन करती है जो लोकतंत्र चाहते हैं, लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं। दिख रहा है कि लोकतंत्र को कुचला जा रहा है, लेकिन नीरज कुमार जी, इलाज क्या है? प्रेम जी, इसके अभी दो इलाज हैं। एक तो फौरी इलाज है और एक लॉन्ग टर्म इलाज है। लॉन्ग टर्म इलाज जो चौधरी साहब सवाल पूछ रहे हैं, उनका सवाल ही जवाब है लॉन्ग टर्म के लिए, कि हम ये जो जोड़ तोड़ की राजनीति है और जो भ्रम फैलाया हुआ है, कुछ लोगों ने संगठन बना लिया है, वो लोग एक दूसरे को शेयर दे देते हैं पावर का। कोई नया आता है उसको शामिल कर लेते हैं, वो भी उनकी मर्जी है, करे ना करे, उनकी शर्तों पे शामिल हो गया तो सही है, वरना भगा देते हैं उसको। एक तो ये कि जो हमारा लोकतंत्र का ढर्रा है इस समय, जो भी पर पार्टी जैसे भी चल रहा है, उसमें आमूल चूल परिवर्तन चाहिए। भ्रम की स्थिति हटनी चाहिए। अगर जनता किसी को चुन रही है तो जिसको चुन रही है उसको पता होना चाहिए कि मुझे क्यों चुना गया है। अभी पता है सबको, पर वो ऐसा प्रिटेंड करते हैं कि उनको कुछ नहीं पता है। उनको पता होना चाहिए। उससे ज्यादा है कि जनता को पता होना चाहिए, लोगों को पता होना चाहिए कि जिसको हम चुन रहे हैं उसको हम क्यों चुन रहे हैं। और अगर ये हमारी बात नहीं कहता है, क्योंकि वो प्रतिनिधि है ना, अब 1 करोड़ लोग जाके तो नहीं संसद में अपनी बात रख सकते, किसी एक को चुन के भेजेंगे। अब जिसको चुन के भेजेंगे अगर वही नहीं करेगा अपना काम, तो फिर वही बात आ जाएगी जहाँ से शुरू हुए थे। तो पहला जो है वो चौधरी साहब की जो कह रहे हैं बहुमत, लोकतंत्र की जो परिभाषा है उसको बदलना है। पर ये लंबी लड़ाई है। ये ऐसा नहीं हो सकता कि हम अभी करें और अभी कुछ सालों में हो जाए। लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि हम उनको बदलने की कोशिश कर रहे हैं जिस पावर सब उनके हाथ में है, वही नियम बनाते हैं, वही चलाते हैं। दूसरा जो अभी का जो चल रहा है करंट सिनेरियो, लोगों की आवाज दबाई जा रही है, सुना नहीं जा रहा है, तो ये अकाउंटेबिलिटी का प्रॉब्लम है। आपको सत्ता दे दी लेकिन आप जिम्मेदारी नहीं दिखा निभा रहे हो। बिल्कुल कोई सवाल पूछता है तो आप उसे आंख दिखाते हो। इसका जो अभी का जो है हल वो ये है कि सत्ता बदली जाए। सत्ता बदलने से क्या होता है कि थोड़ा सा कंट्रोल हो जाता है, क्योंकि जब बहुत सारे लोग, उनको लगता है हमारी सत्ता चली जाएगी, थोड़ा डरते हैं। लेकिन जब सत्ता निरंकुश हो जाती है, बहुत ज्यादा पावर उनके हाथ में आ जाती है, तो उनको ये लगता है कि हम क्या ऐसा करें कि हमारी सत्ता न जाए। लगातार उसको बचाने की कोशिश करते हैं, वही ये सरकार कर रही है। बस यही वो समय होता है जब कुछ ना कुछ सरकार गलतियां करनी शुरू करती है अपने आप को बचा रखने के लिए। वो फोर्स कांड हुआ था, एक बार वो चिपक गया, फिर जो भी किया सरकार ने, तत्कालीन सरकार ने, सब उल्टा पड़ता गया। 2014 से पहले मनमोहन सिंह जी की सरकार में भी यही हुआ। बहुत सारे नए नए मुद्दे आ रहे थे, नए नए घोटालों के नाम आ रहे थे। हालांकि वो अभी तक अपने चरम परिणाम पर नहीं पहुंचे हैं, कुछ भी नहीं हुआ, सब बात बंद हो गई। किसने घोटाला किया, क्यों किया, सब बात ठप हो गई, क्योंकि अब नए दूसरे तरह के लोग आ गए, वो अपनी चीजों को चला रहे हैं। लेकिन परिवर्तन हो सकता है, फौरी परिवर्तन हो सकता है। तो जैसे उस समय इसी पहली बार ऐसा हुआ है इस सरकार में 9 साल के बाद कि कोई ऐसा मुद्दा आया है जिसमें सरकार अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ गई, वो पैनिक हो गई है। जब सरकार पैनिक हो गई है तो लगातार गलतियां करेगी, लगातार गलतियां करेगी,
तो जनता का विश्वास खोएगी और इस तरह से फौरी परिवर्तन हो सकता है। और मुझे अभी इसके आसार दिख रहे हैं कि जिस तरह से अभी ऐसा नहीं है कि एकदम से हो जाएगा, लेकिन लोगों ने आज से 2-3 महीने पहले ये किसी को उम्मीद ही नहीं थी कुछ भी होने वाला है 2024 में। लेकिन जब से ये अडानी प्रकरण आया और सरकार ने ऐसी गलतियां करनी शुरू कर दी जो इस सरकार से उम्मीद नहीं थी, क्योंकि इन्होंने पहले कभी नहीं की थी, अब वो करने लगे। सत्ता पक्ष संसद को रोक रहा है, क्या मजाक है? इतना करोड़ों रुपए बर्बाद हो रहा है टैक्स पेयर का, अब सत्ता पक्ष हो, 300 लोग बैठे हो, उसको रोक रहे हो, वैसे ही बंद कर दो, कोई घर से नहीं आएगा। ये क्या तमाशा है? रोज वहां जाते हैं, रोज थोड़ी देर हाहू करते हैं, बंद कर देते हैं। विपक्ष के पास तो मजबूरी है, वो क्या करे? उनकी बात नहीं सुनेंगे तो वही करेंगे, उनका ये हथियार है कि वो अपनी आवाज को उठाएंगे। सत्ता क्यों करेगी ऐसा? वो कर रहे हैं, मीडिया को रोक कर बेवकूफी कर रहे हैं। तो अब ऐसा लगता है कि अभी हमारे पास 1 साल है आम जनता के पास, तो ये विपक्ष और बढ़ेगा। नीरज जी, दो बातें एक साथ आप कह रहे हैं। वो एक ये कि सत्ता परिवर्तन जो है वो फौरी इलाज है, यानी एक सरकार बदल के दूसरी सरकार जब आती है तो कम से कम एक उम्मीद रहती है कि शायद पहले से बेहतर हो, और जनता उस वातावरण को बदलने का प्रयास करती है जो लोकतंत्र विरोधी होता है। एक तो ये बात है। दूसरा ये है कि इसका स्थायी इलाज जो है वो डेमोक्रेटिक सिस्टम को दुरुस्त करने में है, जिसको लेकर आप एक महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं नीरज जी। इस बारे में मैं क्रॉस जवाब लूंगा सत्यदेव चौधरी जी से, इससे पहले मैं बिलाल साहब के पास आऊंगा। वो आप ये कह रहे हैं कि स्थायी इलाज करने के लिए संघर्ष जरूरी है, जनता का साथ लेकर के मुकाबला करना जरूरी है, और ये जो बात है इस तरीके से ही हम व्यवस्था बदल सकते हैं, क्योंकि वर्तमान व्यवस्था में राजनीतिक दल इस सिस्टम को बचाए रखने के लिए पूरा जोर लगाएगी, इतनी आसानी से डेमोक्रेसी में फेरबदल नहीं होने देगी, ये बात कह रहे हैं। लेकिन आप बिलाल साहब, आप कुछ कहना चाहते हैं? आपसे टिप्पणी ले लूं तब मैं इस सवाल का जवाब। देखिए, मैंने नीरज भाई की बात को बिल्कुल गौर से सुना। उन्होंने एक चीज कही कि लोकसभा के सांसद हों, लोकसभा के अंदर जो चुना जाता है उनको जनता की आवाज के लिए चुना जाता है कि जनता के मुद्दे उठाए जाएं। चाहे विधानसभा के अंदर जो एमएलए होते हैं उनको चुना जाता है, लेकिन आज संसद के अंदर क्या हो रहा है? आज से नहीं, बहुत जब से ये 2014 के बाद से क्या मुद्दे उठाए गए जनता के, ये बताइए, जो वाकई में मुद्दे होने चाहिए थे। क्या हो रहा है? विपक्ष काली पट्टी पहन के जा रहा है, डेली हा हुल्ला मचाया जा रहा है, और अब जो है जो सत्ता पक्ष में बैठे हैं वो संसद नहीं चलने दे रहे। उससे पहले विपक्ष वाले संसद नहीं चल रहे कि हमारे एमपी को डिस्क्वालीफाई कर दिया, उस पर है हाँ। तो हमारे जो वाकई में जो जनता है जो आपको चुन के भेजती है, उनके लिए कौन क्या करेगा? आपको एमपी बना दिया, एमएलए बना दिया, जनता के मुद्दे उठाइए। जो वाकई में आज बेरोजगारी दर है, एजुकेशन को लेकर सवाल करिए, रोजगार पे, महंगाई पे सवाल करिए, लेकिन नहीं, सबको अपनी अपनी पड़ी, अपनी अपनी पार्टी के मेरे एमपी को डिस्क्वालीफाई कर दिया, फिर दूसरी का पार्टी बोलेगा भाई हमको ऐसे ही क्यों कर दिया। अरे आपके लिए भेजा गया आपकी फैमिली के लिए, क्या आपके अपने पर्सनल मुद्दे उठाने के लिए भेजा गया है कि संसद के अंदर? प्रश्न को भी मैं आपके भी प्रश्न को मैं लेता हूं, और दर्शकों पर भी है ये प्रश्न, और अभी बारी सत्यदेव चौधरी जी की है तो वो भी इसका जवाब दे सकते हैं कि ये जो चीजें, बिलाल साहब का एक एक्स्ट्रा प्रश्न है कि ये जो लगातार हो रही है सरकार में, कि सरकार विपक्ष को काम करने नहीं दे रही, कि खास करके सांसद जो चुन करके आते हैं वो जनता के मुद्दे नहीं उठा पा रहे। सांसद जनता के मुद्दे नहीं उठा पा रहे, क्यों? क्योंकि उनको सरकार बनाने और बचाने की जिम्मेदारी से इस तरह से जोड़ दिया गया है कि उसी में वो उलझे रहते हैं। जनता की मुद्दे को क्यों उठाएंगे? वो तो सरकार बचाने बनाने के खेल में जुड़े हुए हैं। जी चौधरी साहब, आप अनम्यूट कर लेंगे अपने आप को। आवाज नहीं आ रही आपकी। जी, तो सत्ता और विपक्ष ये दोनों ही तो जिम्मेवार हैं। पिछले 75 सालों से हमने जो सत्ता में थे वो विपक्ष में है, वो विपक्ष में थे वो आज सत्ता में है। तो व्यवस्था ठीक करने की बात तो किसी ने भी नहीं करी। अगर एक बारी आपने सत्ता परिवर्तन कर दिया, वो तो एक तरह से समझ लो एक पेन किलर की तरह है। पेन किलर ले लो, घंटे 2 घंटे के लिए सिर में दर्द ठीक हो गया, फिर चालू हो जाएगा सिर का दर्द। तो हमने अभी तक ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं बनाई? और पेन किलर खाते खाते हमारी किडनी खराब हो गई, लीवर खराब हो गया, और सारा पैनक्रियास सिस्टम खराब हो गया।
इसका इलाज तो आपको परमानेंट करना पड़ेगा ना, करना शुरू तो करें कम से कम। अरे टाइम लगेगा तो लगेगा, कोई बात नहीं। आज जो विपक्ष वाले कह रहे हैं जी कि लोकतंत्र नहीं है, वो लोकतंत्र बनाने के लिए क्या बात कर रहे हैं? केवल सिर्फ एक ही बात कर रहे हैं जी कि परिवर्तन कर दो सत्ता का। तो सत्ता का परिवर्तन करने से तो ये समस्या का समाधान है ही नहीं ना। समाधान की तरफ आइए आप। हम मान लिया आपकी बात को कि चलो सत्ता का परिवर्तन कर देते हैं, सत्ता का परिवर्तन हो भी जाएगा जो पहले कितनी बारी हो चुका, लेकिन बात तो फिर वहीं की वहीं है। इनको आज बात करने में भी किसने रोका हुआ है? आज विपक्ष वालों को किसने रोका हुआ है? जो विपक्ष में है आज संसद के अंदर, जो जो सांसद विपक्ष के अंदर हैं, उनकी क्या मजबूरी है कि वो बहुमत के ऊपर बात क्यों नहीं करते? लेकिन इसी चक्कर में है ना वो भी कि घुमा फिरा के हम जोड़ तोड़ करके गठबंधन करके सरकार बना लेंगे। तो सरकार बना के बाद चौधरी में क्या साहब करेंगे? उस सवाल पर भी आता हूँ। चौधरी साहब उस सवाल पर भी आता हूँ जो नीरज जी कह रहे हैं कि ऐसा करने के लिए राजनीतिक दल तो तैयार नहीं होंगे, उनकी मजबूरी क्या, उनकी जरूरत है। ये पार्टी जाएगी तो हम ही आएंगे, हम जाएंगे तो वो ही आएंगे। तो जनता को साथ लेकर के व्यवस्था परिवर्तन की बात केवल बात करने से होगी या फिर उनको संघर्ष के मैदान में ले जाने से होगी? नीरज जी ने जो बात कही कि लड़ना होगा, संघर्ष करना होगा, इस पर आप क्या राय है? बिल्कुल लड़ना होगा, लोगों को साथ में रखना होगा। और मेरे विचार से जो आज तक सत्ता में रह चुके हैं या जो आज हैं, इन सब लोगों को आप हटाइए बीच में से, लोगों के बीच में आइए, लोगों के बीच में अपनी राजनीतिक व्यवस्था की बात करिए, चुनाव में भाग लीजिए, राजनीति करिए। और हम चुनाव लड़ेंगे, अपनी बात रखेंगे लोगों के सामने भी। हम इस तरह से बहुमत बनाएंगे लोगों के बीच में। हम सरकार का बहुमत इसको मानेंगे कि इन सांसदों के बहुमत से हम सरकार नहीं बनाएंगे। हमारा एक ही एजेंडा है कि हम सांसदों के बहुमत से सरकार नहीं बनाएंगे। जो सांसद के वोट ज्यादा आए वो सांसद बन गया, प्रतिनिधि बन गया हमारा, लेकिन उसके बहुमत से हम सरकार क्यों बनाए? जिन लोगों ने वोट दिया और उन लोगों के उम्मीदवार हार गए, उनका वोट क्या महत्व नहीं रखता है? हमारी राजनीतिक व्यवस्था में हम उन लोगों को क्यों हटा दिया जिनके वोटों से उनके उम्मीदवार हार गए? अगर हम उनके भी वोट जोड़ें, कुल वोटों से, कुल मतदाताओं के वोटों से अगर हम सरकार बनाएंगे, उसका बहुमत मानेंगे, तो फिर आप मुझे बताइए कि लोकतंत्र कैसे नहीं होगा? या जो आज अव्यवस्था चल रही है, ये कैसे हिम्मत हो सकती है किसी भी एक सत्ताधारी की कि जो इस तरीके के निर्णय ले ले जो अलोकतांत्रिक हैं? मैं यही तो कहना चाहता हूँ, संघर्ष तो हमें करना पड़ेगा, लेकिन संघर्ष का ये मतलब नहीं है कि हमारे हिंसा करनी है या कोई इतना। ये तो बहुत सीधी सीधी बात। आज हम स्वतंत्र भारत में रह रहे हैं, कोई अंग्रेजों के या किसी के गुलाम थोड़ी हैं। जिस जैसी राजनीतिक व्यवस्था हमने स्वीकार करी, उसी का परिणाम मिल रहा है हमारे को। अब हमने खाली लोकतंत्र, या आपने अपने बेटे का नाम करोड़ीमल रख दिया, इसका मतलब क्या वो करोड़पति हो गया? तो खाली लोकतंत्र के नाम से आप झूठे नारे, झूठे भाषण देते हो और लोकतंत्र लोकतंत्र बोले जा रहे हो। लोकतंत्र तो है ही नहीं। हमने शुरू से ही लोकतंत्र को नहीं स्वीकार किया। लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था को हमने बनाया ही नहीं, और उसी का परिणाम आज हम भोग रहे हैं। और ये बहुत आसान है प्रेम जी। अभी 2024 के अंदर हम अगर इस बात के ऊपर राजनीति करें कि हम बहुमत का फैसला करेंगे, तो ये कोई कठिन काम नहीं है। एक क्षेत्र के अंदर से भी अगर आपने इसकी चर्चा बना दी सत्य बहुमत की, और एक क्षेत्र से भी आपने जीत लिया, आप देखना 2024 में सरकार ही सत्य बहुमत की बनेगी और ये सारी व्यवस्था का परिवर्तन हो जाएगा। ये कोई कठिन काम नहीं है। आप इसको जबरदस्ती भ्रमित बना के रखो तो वो आपकी मर्जी है भाई, उसमें तो कोई किसी की जबरदस्ती नहीं हो सकती। जी प्रेम जी। मैं विवेक जी के पास आता हूँ। विवेक जी, करोड़ी मल ना हो और करोड़पति वो जीवन में कभी ना हो, स्थिति कैसे सुधरे? विवेक, देखिए यहाँ सत्य बहुमत की एक बात चल रही है, तो मैं इसमें ये जोड़ूंगा कि भारत की राजनीति को हम 3 धड़ों में आप डिवाइड कर सकते हैं। एक आपका भारतीय जनता पार्टी एंड एलाइड पार्टीज हो गई, कांग्रेस एंड एलाइड पार्टीज हो गई, और तीसरा हो गया वाम मोर्चा। बेसिकली 3, लेफ्ट, द राइट एंड द सेंटर ऑफ द राइट कह लीजिए या सेंटर ऑफ द लेफ्ट कह लीजिए। अब इसमें लेफ्ट को छोड़ करके जो बाकी दोनों धड़े हैं, वो दोनों के दोनों पूंजीवादी व्यवस्थाओं पे, इंडस्ट्रियलिस्ट पे, बिजनेसमैनों पे, बड़े उद्योगपतियों पे निर्भर होते हैं, जो इलेक्शन की फंडिंग करते हैं और फंडिंग से लोग चुनाव जीतते और हारते हैं। जहां तक वामपंथ का सवाल हो जाता है,
बिजनेसमैन और इंडस्ट्रियल हाउसेज हमें फंडिंग करते नहीं है, क्योंकि हम बेसिकली वर्कर राइट्स की बात करते हैं। तो जिस रिवोल्यूशन और बदलाव की बात लेफ्ट करता है, उसके अंदर पूंजी को ही आप अगर इलेक्शन प्रोसेस से समाप्त कर देते हैं और ऐसी व्यवस्था आप इलेक्शन प्रोसेस में बना देते हैं जिसके अंदर कैपिटलिस्टों, इंडस्ट्रिस्टों, बिजनेसमैनों और जो बिग मनी एंड मसल पावर है उसको आप एलिमिनेट कर देंगे, तो ऑटोमेटिकली इलेक्शन फेयर एंड फ्री हो जाता है एंड द राइट काइंड ऑफ पीपल गेट इलेक्टेड। फॉर एग्जाम्पल, अगर 14 लाख रुपीज है लिमिट एक स्पेंड करने की, एक मान लीजिए हमने डिसाइड करी इलेक्शन कमीशन ने, लेकिन लोग 14 लाख के बदले पता लगा साहब 1.5 करोड़, 2 करोड़, 2.5 करोड़ रुपया खर्च करते हैं उस इलेक्शन के लिए, और टोटल एक एडवर्टाइजिंग एजेंसीज को लगाया जाता है और जो पैसा लेती हैं फॉल्स इमेजेस क्रिएट करती हैं। आप जो बोल रहे हैं ये भी तो आइडियलिज्म ही है। जी जो जी, सिस्टम चल बिल्कुल रहा बिल्कुल। है इसका मैं और इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चंदा चोरी छिपे लिया जा रहा है। ये तो बिल्कुल, होगा मैं ही आपकी कि बात से एग्री लोकतंत्र कर रहा करप्ट हूँ। होगा तो हाँ करप्ट प्रैक्टिसेस भी तेज जी, होंगे। जी अब इसमें देखिए दो चीजें हैं। एक है जैसे हम सत्य बहुमत की यहाँ बात करते हैं, आप सत्य बहुमत को लाइए, ठीक है, या आप जिस तरह के इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की बात लेफ्ट करता है उसकी बात करिए, लेकिन दोनों केसेस में करप्शन इज अ पार्ट ऑफ दिस सोसाइटी। अनफॉर्चुनेटली हमारे डीएनए में करप्शन आ चुका है, ये एक बड़ा मुद्दा है, और जब तक इसको एड्रेस आप नहीं करेंगे तब तक देखिए, व्हाटएवर आपकी बी द बात से सिस्टम। सहमत होते नहीं जी दिख रहे हैं सत्यदेव चौधरी जी। उनका एक जी हस्तक्षेप जी लेते हैं कि जी हमारे जी डीएनए जी में जी जी करप्शन है, हम सुधार नहीं सकते क्या लोकतंत्र को? जी 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 सत्यदेव जी। आप विवेक जी, किसी भी व्यवस्था के अंदर, जी चाहे आपका जो आप बोल रहे हैं वो व्यवस्था हो या पूंजीवाद हो या कुछ भी हो, आप जी सबसे पहले इस बहुमत का तो बताइए कि कैसे बहुमत से सरकार बननी चाहिए। जी हम भारत भाई मैं भारत को एक मानते हैं जिसके अंदर सारी पार्टियां भी हैं, वामपंथ भी है, सब लोग हैं, हम तो जी उसको स्वीकार कर रहे जी हैं ना। जी 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 आप हमें ये बता दीजिए कि कैसे बहुमत से सरकार बननी चाहिए। आप और सर बातों का आप विस्तार कर दीजिए, जी कोई मैं बात नहीं, मैं और सारे बातों को रखते हाँ हुए मैं आप ये बताइए हाँ कि बहुमत कैसे होना चाहिए। सर, पॉलिटिशियन बिजनेसमैन नेक्सस को तोड़ें और लॉज इतने एनफोर्स करिए, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है थोड़ा सा निष्पक्ष होकर के तोड़ ये दिया, बिजनेस तोड़ने बिजनेस पॉलिटिशियन नेक्सस को अगर तोड़ेंगे तो ऑटोमेटिकली सही तरह के लोग चुन करके आएंगे, ये हमारा मानना है। अनफॉर्चुनेटली लॉज आर देयर, इम्प्लीमेंटेशन इज जीरो, दैट इज व्हाट वी फील। हाउएवर का हाँ, ये आपने लॉ कहाँ बना रखा है कि भाई ऐसे बहुमत से सरकार बनेगी? मुझे बताइए कौन सा लॉ है, नहीं, अब कैसे जैसे हमने बहुमत एक लिमिट नहीं, जैसे हमने एक लिमिट रखी हुई है कि साहब 14-15 लाख रुपए आप खर्चेंगे एक इलेक्शन के अंदर, लेकिन उसका एनफोर्समेंट हमारा प्रॉपर नहीं होता, तो हमारी फंडिंग जो है वो करप्ट बिजनेसमैनों के थ्रू आती है, क्रोनी कैपिटलिज्म चलता है। तो ये भी बहुत सारी मैं समस्याएं हैं जिनको पैरेलल एड्रेस करना बिलाल पड़ेगा। जी को जोड़ता हूँ। जी विवेक जी, जी बिलाल जी को जोड़ता हूँ, बहुत देर बिल्कुल से सुन भी रहे हैं और इंतजार भी कर रहे हैं और जी कुछ बोलना भी चाहते हैं। बिलाल जी, कैसे जी इलाज होगा? आप देखिए, सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल के वकील भी हैं, मैं ये कह रहा हूँ प्रेम जी। इसलिए आपसे अपेक्षा है। जी देखिए प्रेम जी, देश के अंदर अगर बदलाव चाहते हैं तो आप देखिए किस तरीके से आज जो चल रहा है कि एमपी का बेटा ही एमपी बनेगा, एमएलए का बेटा ही एमएलए बनेगा, मिनिस्टर का बेटा ही चीफ मिनिस्टर बनेगा। इस जो परंपरा को खत्म करने पड़ेगा। जो जमीनी लोग हैं, वाकई में काम करने वाले लोग हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, जो लोगों के बीच में रह के लोगों का दुख दर्द समझते हैं, घरों में जा जाके लोगों की मदद करते हैं, ऐसे लोगों को राजनीति में आना पड़ेगा। उनको आकर जो है चेंजेस करने पड़ेंगे, क्योंकि ये लोगों को तो शुरू से ही चम्मच सोने के चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुए हैं, वही परंपरा चलती आ रही है। उसका बेटा एमपी, उसका बेटा एमएलए। ये चीजों को खत्म करने के बावजूद, लेकिन आज के जो मुद्दे हैं, मैं प्रेम जी एक बहुत तो बड़ी बिलाल बात बिलाल कहना साहब, यही चाहूंगा। बात तो प्रेम विवेक जी मेरी श्रीवास्तव जी कह रहे हैं। बिलाल जी, यही विवेक जी कह रहे हैं कि चुनाव को इतना खर्चीला बना दिया गया है, उद्योगपतियों के लिए डिपेंडेंट बना दिया गया है कि आम आदमी जो संघर्ष करने वाला है वो तो चुनाव लड़ भी नहीं सकता कायदे से। बस केवल चुनाव लड़ने की उम्मीदवारी दे देना तो चुनाव लड़ना नहीं है। जी बिलाल जी। नहीं, बिल्कुल देखिए, वो बात उनकी सही है। देखिए, ये पैसा जो है करोड़ों रुपए लगा देते हैं एक चुनाव के अंदर, और जो है हमें पता है कि चुनाव कैसे होता है। ये ऐसे साफ-सुथरा चुनाव जो हम लोग समझ रहे हैं, ऐसे नहीं होता। उसमें पूरी जितनी लोग ताकत होती है उनके बाजू के अंदर, कुछ भी करना हो, किसी को पैसा बाँटना हो, शराब बाँटना हो, कोई कारनामा करना हो, पैसा देके खरीदना हो, ये खरीद-फरोख्त चलता रहता है।
राजनीति के अंदर ये है इनके अंदर, लेकिन इन चीजों के अंदर बदलाव करने चाहिए। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, जो कोई लोग सरकार में बैठे हुए हैं या विपक्ष में बैठे हुए हैं, इनके मुद्दे क्या रह गए हैं? अभी आपको पता है किस मुद्दों पे ये लोग लड़ाई लड़ते हैं। नमाज को लेकर आ जाएंगे, इनके ये मुद्दे रह गए, अजान को लेकर ये मुद्दा बनाते हैं, वक्फ बोर्ड को लेकर ये मुद्दा बनाते हैं, और ये हमेशा के इनके यही मुद्दे रह गए हैं कि भाई देश में मदरसों पे तो बैन लगा दो, ऐसा क्यों होता चाहे है वो बिलाल हिंदू, जी, ऐसा इधर क्यों से एक होता है? मुसलमान को बोल रहा है हिंदू मुस्लिम बिलाल जी, मंदिर बिलाल मस्जिद, जी, इससे आगे अगर बढ़ जाए बिलाल जी, ऐसा तो क्यों देश होता का है? भला हो सुनिए जाएगा। बिलाल जी, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये राजनीति को यकीन हो चला है कि हम बिना मुसलमानों के वोट लिए भी सत्ता में रह सकते हैं। यकीन हो चला है कि जो बहुमत जो है, मैजिक फिगर जो है सदन में 272 का तो कहने को दिखाया जाता है, लेकिन सदन में मौजूद सदस्यों का 50% से ज्यादा हुआ तो हम सत्ता में रह सकते हैं। कुछ लोग को डरा के हम उस दिन सदन से बहिष्कार करवा देंगे, कुछ लोगों को हम खरीद लेंगे, कुछ लोग किसी भी तरीके से सरकार बना लेंगे। जब सरकार बनाना इस सांसदों पर आधारित हो गया और सांसदों को मैनिपुलेट करने का ढेर सारे तरीके आ गए, तो यही तो खराबी बता रहे हैं सत्यदेव चौधरी जी। क्यों हम सांसदों के बहुमत वाली सरकार चलाएं? क्यों नहीं राजनीतिक दलों को जिसको सबसे ज्यादा वोट मिला सरकार वो बनाए, और सांसद जो जनप्रतिनिधि अपने अपने मुद्दों पर ध्यान दे, अपनी जनता पर ध्यान दे, अपनी स्थानीय समस्याओं पर ध्यान दे और कानून बनाने में अपना योगदान करे। जी बिलाल जी। जी, बिल्कुल देखिए प्रेम जी, बिल्कुल आपने बहुत सटीक बात कही। यही चीज़ है जो है, हम लोग भी यही चीज़ कहना चाह रहे हैं। देखो वो चीज़ें अलग हो गई, आज जनता जो जिसको बनाती है वो नहीं तय करता है कि सरकार किसकी बननी है, किसकी नहीं बननी है। ये तो खुद तय कर रहे हैं, अगर आगे पीछे होगा खरीद लेंगे, नहीं हुआ तो फिर हम गठबंधन कर लेंगे। तो इसी बात का तो तकलीफ है, जो जनता है उसको यही तो तकलीफ है कि जिसको हम बनाने की कोशिश करते हैं, जिसको हम वोट देते हैं, चाहे वो टोटल में लगा लीजिए कि कितनी करोड़ वोट हमने इस पार्टी को देके, लेकिन उसकी पार्टी की सरकार नहीं बनती है। जो जोड़ तोड़ करने में, पैसा खर्च करने में जो सबसे आगे उसकी सरकार बन जाती है। तो यही तो समस्या जी है इस बस देश के अंदर, लोकतंत्र की बस हत्या हो यही रही है। इसी हर विषय हर पर हर उसमें, मैं हर इंस्टीट्यूशन में देख जी लीजिए आज क्या हो रहा है। देश को बेचा जा रहा है, देश में अब मन चाहे कुछ भी कर लो, किसी के साथ कोई भी अन्याय कर लो, कोई सवाल उठा ले उसको जेल डाल दो। तो ये जी क्या बिलाल जी, है? ये आपकी बात राजनीति आ नहीं गई। है। जी बिलाल जी, आपकी बात आ गई, और मैं चाहता हूं कि नीरज जी भी इस पर टिप्पणी करें, फिर मैं चर्चा को वाइंड अप की ओर ले जाऊंगा। जी नीरज जी, अनम्यूट कर लें। ये हाँ, लगातार एक लंबी चर्चा का विषय है, जहाँ तक मैं समझता हूँ। हाँ, ये एक अच्छा ऑप्शन है कि हम एक नया व्यवस्था को प्रस्तावित करें और हम बोले कि एमपी चुना जाएगा और सरकार का काम है, एक बार जो भी कुछ एमपी चुन के सरकार बना ले, अपने सरकार पे ध्यान दें। उनका काम है वो रोजमर्रा की ये जोड़ तोड़ करना और हेरा फेरी करना, इसको गिराना सरकार को, उसको गिराना, वो सब ना करें। बस उसके लिए जिम्मेदारी तय करनी होनी चाहिए। अभी एक ही जिम्मेदारी रह गई है, जिम्मेदारी ये रह गई है कि घर की चाबी किसके हाथ में है। जिसके हाथ में घर की चाबी है वही है मालिक है। फिर वो क्या करता है, वो अंदर जाके लॉक कर लेता है, वो घुसने नहीं दूंगा किसी को। तो दो ही मेन काम हो रहे हैं अभी, बाकी किसी को ना कोई ध्यान नहीं है। जो ब्यूरोक्रेसी है वो अपना चला रही है, अपने हिसाब से काम कर रहे हैं वो, लेकिन जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं उनका एक ही काम है, पावर से किसी तरह से चाबी ले लो और अंदर जाके लॉक कर लो। और फिर वो दिन रात यही कोशिश करते हैं कि बाहर से जो लोग हैं उनको घुसने ना दें। इनडायरेक्टली ये किले जैसा हो गया है, जैसे पुराने टाइम में जब छोटे छोटे राजा थे तो उनकी सारी शक्ति किस में जाती थी कि किले को सुरक्षित करना है। उन्होंने जनता का कोई विकास कर ही नहीं पाए, ध्यान ही नहीं किया। सारी ताकत, सारा दिमाग उनका दिन रात इसी बात में लगा कि मुझे मेरे किले को सुरक्षित करना है। ये लोग भी अपने किला सुरक्षित करने में लगे रहते हैं। इस व्यवस्था को बदलना है हमको कि ये किला तुम्हारा नहीं है। ये नहीं है तुम अंदर घुस गए, अंदर जाके तुम वहां पे बंद करने लगे रास्ते। ये तुम्हारे लिए एक जिम्मेदारी मिली है, एक समय के लिए मिली है। आप काम करो और एक नियमित समय अंतराल में 6 महीने में, 3 महीने में, और जो काम आपने किया वो रिपोर्ट बनाओ। ये सब कुछ होना चाहिए लोकतंत्र में। लेकिन सबने साठ गांठ करके अपनी ऐसी सेटिंग करी है कि जो अंदर आ गया वो हमारी पार्टी, बस बंद कर लो सिस्टम को, ओपन ही मत होने दो। तो व्यवस्था ही बदलनी पड़ेगी जी पूरी तरह से, अगर हम ये चाहते हैं कि विवेक जी, ये लोग ताला बेहतर से टूटेगा। काम। लोकतंत्र पर कब्जा कर चुके
जो राजनीतिक बुरी सिस्टम है, बुरी व्यवस्था है, उसका ताला तोड़ेंगे आप? कैसे तोड़ेंगे विवेक जी? अनम्यूट प्लीज, 1 मिनट मैं करता हूँ, आप अनम्यूट चलो करिए अपने जी को। जी जी जी। जी अच्छा देखिए, एक एक कहावत है दैट पावर करप्ट एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट एब्सोल्यूटली। तो जब पावर आपके पास बहुत बड़ी मात्रा में आ जाती है तो उसकी टेंडेंसी होती है कि वो साइकोलॉजिकली आपको उससे एडिक्टेड बनाए और आप करप्ट हो, वट एवर बी द पार्टी एंड वट एवर बी द कंट्री एंड वट एवर बी द प्लेस। तो अब ये तो एक बात है, इससे तो हम सब सहमत हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि क्योंकि मैं तो थोड़ा सा मार्क्स को ज्यादा पढ़ता हूँ और थोड़ा सा फॉलो करता हूँ, तो एक उस पर्सपेक्टिव से मैं आपकी आपकी डिबेट में आवाज वैल्यू एडिशन टूट करना रही चाहूंगा। है। जी जी जी, एक मिनट, अब आ रही जी है? जी, कैन आपकी यू हेयर मी? आवाज टूट रही है। जी, अभी जी ठीक है जी। तो बिल्कुल। क्योंकि मार्क्स को पढ़ता हूं तो मैं थोड़ा सा वैल्यू एडिशन उस तरह से करना चाहूंगा। हमारा ये मानना है कि किसी भी इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल प्रोसेस के अंदर जो कैपिटल होता है, यानी कि मूवमेंट ऑफ मनी इन दी सोसाइटी, वो कोर है, प्रोग्रेस के लिए भी वही रिस्पॉन्सिबल है, और वो आपके रिवर्स यानी कि डिटेरियोरेशन के लिए भी वही रिस्पॉन्सिबल है। हाउ यू ट्रीट द कैपिटल। मार्क्स ने कभी नहीं कहा कि पूंजी खराब चीज है। मार्क्स ने कहा है पूंजी आप अपने समाज में, देश में, स्टेट में किस तरीके से प्रयोग में लाते हैं, अपने परिवार में किस तरह से प्रयोग में लाते हैं। आपके पास पैसा है परिवार में, आप बच्चों को पढ़ाइए, अच्छी किताबें दीजिए। आपके पास पैसा है, आप बोलिए नहीं साहब पढ़ाई की कोई जरूरत नहीं है, चलो बढ़िया होटल में खाना खाते हैं। तो पूंजी की जो व्यवस्था है वो निर्धारित करती है कि देश के अंदर किस तरीके से प्रोग्रेस होगी। पूंजी को अगर आप अपने पॉलिटिकल प्रोसेस में रिस्ट्रिक्ट करने की कला जान जाएंगे, जो कि एक समय में हमारे देश में भी थी, कम था करप्शन, और सत्ता परिवर्तन भी एक आसान चीज था, जो कि आज नहीं है, तो ऑटोमेटिकली बहुत सी समस्याएं जो हैं वो आपकी टल जाती हैं। एक बार व्यवस्था के अंदर जब पूंजी का फ्लो, जी जैसे आज लोगों ने पैनल में अडानी साहब का एग्जांपल दिया या अंबानी जी की बात करते हैं, तो एक जमाने में टाटा साहब भी बहुत बड़े बिजनेसमैन है, बिरला भी हैं, डालमिया साहब रहे, बहुत सारे रहे हैं। लेकिन टाटा इज नॉट अ बैड नेम। टाटा सिंबलाइजेज प्रोग्रेस, टाटा सिंबलाइजेज साइंटिफिक इन्वेंशन, टाटा सिंबलाइजेज पेट्रियोटिज्म। जबकि जब हम अडानी शब्द यूज करते हैं तो ऑटोमेटिकली एक इमेज पब्लिक के और लोगों के इमेज में आती है कि साहब ये तो पैसा देता है और पॉलिटिकल पार्टीज को फंड करता है और इलेक्शन लड़वाता है, फिर भ्रष्टाचार करता है और फिर पैसे कमाता है। तो ये देखिए, दो तरह की पूंजियों को मैंने आपको बताया, एक टाटा की पूंजी, एक अडानी की पूंजी। तो पूंजी को आप व्यवस्था में जी कैसे यूज करेंगे जरूरी है। दूसरा, आई जस्ट टेक 10 मोर सेकेंड्स। जहां तक बहुमत वाला जो हमारा एक जो डिबेट चल रहा है अभी, मेरे हिसाब से सिविल राइट्स मूवमेंट्स के थ्रू इसको शुरू करना चाहिए, पॉलिटिकल पार्टीज को इन्वॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए, और अलग अलग पॉलिटिकल मूवमेंट और पॉलिटिकल धाराओं को जब तक आप नहीं जोड़ेंगे, अवेयरनेस प्रोग्राम नहीं होंगे, तब तक पूर्ण बहुमत और सत्य बहुमत की बात जो है वो फिर एक मिथ्या डिस्कशंस तक सीमित रह जाएगी। सो वी नीड टू टेक सम प्रैक्टिकल स्टेप्स, वी नीड टू मीट पॉलिटिकल एंटिटीज, चलिए। वी नीड टू मीट सिविल राइट्स मूवमेंट पीपल। उसके बाद ही हम जो है इस मूवमेंट को लॉन्च कर सकते हैं, मेरा ऐसा जी मानना है। सत्यदेव चौधरी जी के पास मैं आना चाहता हूँ। बहुत सारे विचार भी आए, बहुत सारे सुझाव भी आए, किसी से सहमत भी आप दिखे, कभी आपने उंगली भी उठाई कि हम इससे सहमत नहीं है। मैं फाइनल कमेंट्स आपसे लेना चाहता हूँ सत्यदेव चौधरी। देखिए प्रेम जी, मैं इस सिद्धांत का समर्थक हूं कि जैसे कर्म करेंगे वैसे ही फल मिलेंगे, उसमें जरा सा भी इधर उधर नहीं हो सकता। तो मेरे को तो देखिए, हर तरह की बातों, हमने कौन से सिविल सोसाइटी को या पॉलिटिकल पार्टी को रोका हुआ है ये विचार विमर्श करने के लिए? क्या इन पॉलिटिकल पार्टियों को नहीं पता कि बहुमत क्या चीज होनी चाहिए? किसने रोक रखा है इसका विचार विमर्श करने के लिए? और ये जब नहीं करते, पिछले 15 सालों से हम बोलते बोलते, हैंडबिल बांटते बांटते, उसके बाद हमने राजनीतिक पार्टी बनाई। उसके बाद हमने सोचा कि भाई ये राजनीतिक बहुमत के नाम की राजनीति हमें करनी ही पड़ेगी। तो जब तक आप इस बहुमत का फैसला नहीं करेंगे, बाकी की सारी चीजें तो मिथ्या हैं। अब करते रहिए जितने मर्जी सुधार, अब पूरी पूंजी खर्च करके आप वोट ज्यादा लीजिए ना, किसने मना किया हुआ है? अब खाली सांसदों को खरीद के आप बहुमत क्यों बनाते हैं? अब सारे वोटों को खरीद लो, तो कम से कम आपकी ये समस्या तो हल हो जाएगी ना कि भाई बहुमत किसको कहते हैं। और एब्सोल्यूट पावर अगर करप्शन करती है तो एब्सोल्यूट पावर दे दो लोगों के हाथ में। एब्सोल्यूट पावर वो एमपीओ के हाथ में क्यों है? इन पार्टियों के हाथ में क्यों है वो एब्सोल्यूट पावर? वो एब्सोल्यूट पावर
लोगों के हाथ में नहीं हो सकती क्या? क्या ये विकल्प नहीं बन सकता? हम किसी भी राजनीतिक पार्टी को या किसी भी सिविल सोसाइटी को हम नहीं रोकते कि आप अपनी बात मत रखिए, चुनाव मत लड़िए। आइए चुनाव के अंदर आप वोट तो देंगे, लेकिन राजनीति नहीं करेंगे। हम तो निष्पक्ष रहेंगे जी, ना इधर जाएंगे ना उधर जाएंगे। ये क्या तरीका हुआ? ये राजनीति होती है? हमने स्पष्ट बोला हुआ है जी कि हम तो सिर्फ और सिर्फ वोटों के बहुमत से हमें लोकतंत्र चाहिए, वोटों के बहुमत से हमें राजनीति चाहिए, नहीं तो ये समस्या का समाधान होने वाला नहीं है, चाहे कोई भी सत्ता पक्ष हो या कोई भी विपक्ष हो। और इसी सिद्धांत के ऊपर हमने जी पॉलिटिकल पार्टी बनाई, वोटों के बहुमत से हम सरकार जी बनाएंगे, इस 2024 के अंदर भी हम इस चुनाव चर्चा में भाग को लेंगे जी। इस चर्चा को विराम देने का समय आ गया। आपको मेरी शुभकामनाएं कि आप अपने विचार में को रखने में सफल हो, जनता आपको समझे। लेकिन डिस्कशन में हर एक एंगल से बातें आई हैं और ये बात इसका फैलाव हो, लोगों की बातें में दिमाग में कम से कम आए कि वर्तमान लोकतंत्र की व्यवस्था को कैसे ठीक किया जाए, उसमें कैसे पार्टिसिपेंट हुआ जाए। तो आज की चर्चा को विराम देने का वक्त। आप सबका बहुत बहुत आभार। सत्यदेव चौधरी जी, नीरज कुमार जी, विवेक श्रीवास्तव जी, बिलाल खान जी, आप सबको आभार। आप तमाम दर्शकों का जो नियमित रूप से हमारे साथ जुड़ते हैं। तो फिर मिलेंगे, फिर बात करते रहेंगे आगे भी। अभी दीजिए इजाजत, नमस्कार, धन्यवाद।